सतर्क रहना पड़े। एक चीज़ मैं पूछूं सुनील सुरडम साहब कि दरअसल में जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों का नेचर देखेंगे तो उसमें से बहुत सारी कंपनियां, अधिकांश कंपनियां कह लें, आधे से ज़्यादा कंपनियां शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो, वो आईटी एनेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां ज़्यादा हैं। अमेजॉन टॉप पे आप सोच सकते हैं। तो जहां उन कंपनियों से मुकाबला करना हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ही। नहीं, अनडाउटेडली, बट हमारे लिए ये एडवांटेज है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड में हमारे ढेर सारी कंपनी का अनुभव है। उसको अभी एआई रिलेटेड क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि वो उतना मुश्किल नहीं है। अभी प्रधानमंत्री की स्पीच में भी देखा कि कितने उन्होंने फोकस सेमीकंडक्टर क्षेत्र पे दिया है, इस पे दिया है। जरूर मैं मानता हूं कि ये एआई, इसमें हम आज आगे पीछे हैं, पर जरूर 2047 तक हम उसमें जरूर आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये स्किल हमारे जहन में है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स, कोडिंग रिलेटेड स्किल्स, वो एआई के वर्ल्ड में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। वो एक बात है। सेकंड बात है कि इसमें स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जस्ट अभी इंजीनियर जहां पे भी लो, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब जाके सॉफ्टवेयर कंपनी काम करना चाहते हैं, मगर एआई रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इस न्यू वर्ल्ड जहां पे एआई जरूर डोमिनेट करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मगर हम लेट है, मगर लेटेस्ट होना चाहिए। राइट? तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात मैं मानता हूं कि इसमें देखिए, पूरे जो तो सॉफ्टवेयर कंपनी, इसकी कंपनी जो आपने बात की, सब में टॉप में इंडियंस है। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, उसको रिवर्स ब्रेन ड्रेन या ब्रेन गेन में कन्वर्ट करना है। हमारे एनआरआई जो इंडियंस है, उनको इस्तेमाल करके, अभी सब देखिए मल्टी बिलियनर्स है उधर, उनको आमंत्रित करो कि आप आओ वापस इंडिया में खड़खड़ा दे रहो। इसलिए वापस हमें 1991 मूवमेंट को लाना है, जहां पे लिबरलाइजेशन का बहुत बड़ा एक स्टेप लिया था। अब शायद उसका ग्लोबलाइजेशन प्लस आत्मनिर्भरता, ग्लोकल जो कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होते हैं। 1991 को वापस लाने की जरूरत है, बिकॉज सिंपली पुट, चीन को देखिए, 21 साल बाकी है 2047 में। 21 साल पहले चीन कहाँ था? 2005 में। इंडिया की आज जो स्थिति है उसके करीब ही था। तो अगर चीन ने 21 साल में कुछ अचीव किया है, हम अगले 21 साल में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि आपको करना चाहिए। और चौथी चीज, अनिल पद्मनाभ जी की बात रिस्क के बारे में कह रहे थे, मगर आप लुक एट द स्पेस में कितने हमारे प्राइवेट कंपनियों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये बिना रिस्क ले थोड़ी किया है उन्होंने। तो इंडिया में रिस्क लेने की क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप करा है, सपोर्ट देनी चाहिए उनको रिस्क लेने की। रिस्क लेने की क्षमता, सपोर्ट देनी चाहिए। पद्मनाभन साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? लक्ष्मण जी, ये कहना बड़ा आसान है, क्षमता देनी चाहिए। क्षमता आपको देनी चाहिए अपने आप से। सरकार कितनी क्षमता देगा आपको? सरकार की तरफ से आप ये जनाब कह रहे हैं 91 फिर रिक्रिएट करना चाहिए। आप 91 से 10 गुना आगे या 1000 गुना आगे आज भारत बढ़ चुका है लिबरलाइजेशन के तौर पे। जीएसटी का नाम निशान नहीं था 91 में। आप ये स्पेस की जो जनाब बात कर गए, स्पेस की अपॉर्चुनिटी नहीं थी 10 साल पहले। तो आप मतलब सरकार, मैं ये कह रहा हूं, आप हमेशा सरकार की चेकलिस्ट देते हो। बजट प्रेजेंट होता है, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। आपने क्या किया? मैं वही पूछ रहा हूं, आप सवाल अपने आप से पूछिए। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारत की लिस्टेड कंपनी से कैश रिजर्व 14 लाख करोड़ है। ये निवेश नहीं कर रहे। मतलब एक आध पूंजीपति जो उद्योगपति है वो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, ज्यादातर जो है वो रिस्क लेते ही नहीं। और अगर आपको ग्लोबल लेवल पे compete करना है तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये तो गारंटी नहीं है। और आप जिस फील्ड में जा रहे हो, जैसे आपने उदाहरण दिया अमेज़न के साथ आप compete कर रहे हो। आप अमेज़न के साथ compete क्यों कर रहे हो? आप अपना नया नीश बनाओ। जब अमेज़न ने AWS क्रिएट किया तो वो आइडिया था, फिर उसको उन्होंने प्रोडक्शनाइज किया। आप भी इसी एक आइडिया खोजिए, आप भी अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप एक गुड देख समस्या यहाँ लीजिए पे, हाँ, समस्या ये आती है अनिल सर कि समस्या ये आती है अनिल सर कि हम लोग आज आइडिया खोजें, कल इन्वेस्टमेंट किया, परसों प्रोडक्शन किया, और 6 महीने बाद चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा रखने के इंतजार में होते नहीं है। हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वाले ज़्यादा रहते हैं।
लक्ष्मण जी, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो मुनाफे के तौर में देखिए, हमारी आदत हाँ बिगड़ गई है इस देश में। आप सोचिए, एम्बेसडर कार जो है एक घटिया प्रोडक्ट, कुछ 6 दशक चला भारत में। तो ये हमारी बैकग्राउंड है, हमारी लेगेसी है। मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ आज जो भारत है, एक बदला हुआ भारत है। इसमें आपको रिस्क, जो जनाब ने उदाहरण दिया स्पेस का, ये 24-27 साल के बच्चे हैं, ये यूथ है, जवान है, ये रिस्क ले रहे हैं। जो हमारे उद्योगपति जो है 20-30 साल से मतलब समेट के बैठे हैं, ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए, तो रिस्क लेना जो है एक लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको ग्लोबल प्लेयर बनना है। तो प्रधानमंत्री का जो इशारा है, वो कह रहे हैं कि ग्लोबली हेडक्वार्टर्ड कंपनी इंडिया में होना चाहिए। तो आप एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाइए। जो हमने पहले किया, टीसीएस वगैरह बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने आउटसोर्सिंग का काम किया है। इनका अपना आईपी कुछ भी नहीं है, इनोवेशन कुछ भी नहीं है। मैं इनका काम डेनिग्रेट नहीं कर रहा, मतलब इनका बहुत बढ़िया काम किया है इन लोगों ने। भारत की मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाई है दुनिया में, इसका कोई सवाल ही नहीं है। एक आजकल जो डिबेट आप जो करा रहे हैं, ये आप नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल में भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है। आपका पर कैपिटा इनकम है $3000 है, तो 20 साल में आप इसको $18,000 करना चाहते हो। आप कैसे करोगे? चलता है, ऐसे नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। रजनी सिन्हा मैम, दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आई। पहली बात कि रिस्क लेना कोई चाहता नहीं है। अभी प्राइवेट कंपनियों के पास, कॉरपोरेट के पास कितना हैवी कैश पड़ा हुआ है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर तो मुझे लगता है पिछले करीब 10 साल से लगातार सरकार भी बार बार ये कह रही है कि कितना कुछ कर दिया, कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया, जीएसटी घटा दिया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, या फिर कहेंगे बहुत कम आ रहा है। इसके बिना तो बात बनेगी नहीं। लक्ष्मण जी, यहाँ हम रिस्क टेकिंग और ग्लोबल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि जी। मेरी कंपनी केयरेज रेटिंग्स, वो अपनी सब्सिडियरी केयरेज ग्लोबल के थ्रू सोवरेन रेटिंग में एंटर की 2 साल पहले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम सोवरेन रेटिंग देखें तो उसमें सिर्फ 3 बड़े यूएस कंपनीज हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उसमें एक इंडियन प्लेयर ने एक स्टेप लिया है उसके तरफ, और हम लोग एक्चुअली इन द लास्ट 2 इयर्स हम अराउंड 45 कंट्रीज का सोवरेन रेटिंग किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडियन कंपनीज एम्बिशियस, आई वुड से ये काफी एम्बिशियस स्टेप है टू compete विद द बिग 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, लेकिन हमने ये कदम बढ़ाया है। सो इंडियन कंपनीज रिस्क लेने को तैयार है, बट हाँ, जिस स्केल पे हम चाहते हैं उस स्केल पे नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके लिए हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। जैसा कि हमने कहा कि हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बावजूद हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है। इंडिया में अगर कोई एफडीआई आता है, तो अभी भी जो भी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, जो भी कंप्लायंस बर्डन है, लैंड एक्विजिशन, वो अभी भी चैलेंजिंग है। तो इसीलिए हमने कुछ स्टेप्स बढ़ाया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो हाँ, कुछ काफी सालों से हम वेट कर रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग गियर में पिकअप करे, बट वो हो नहीं रहा है। एंड उसका आई वुड से कि काफी सारा रीजंस है जो कि एक साथ एक्ट कर रहा है। एक तो जो हम डिस्कस करें कि अगर हम देखें ग्लोबल एनवायरनमेंट ही काफी अनस्टेबल रहा है लास्ट फ्यू इयर्स। इनफैक्ट कोविड के बाद से ही कुछ ना कुछ होते रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, और वो स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हुआ है। तो एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट, और दूसरा अगर मैं इफ आई लुक इनसाइड कि कंट्री में क्या करने की जरूरत है, तो आई थिंक ये जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और अगर पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब चीज का अगर हम ख्याल रखें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई वुड से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पिकअप ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन अगर हमें उसे और ब्रॉड बेस्ड करना है और उसमें मोमेंटम ऐड करने की जरूरत है, तो उसके लिए जो ये हम काफी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसके तरफ वर्क करने की जरूरत है।
दरअसल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा चैलेंजिंग रहा है पिछले कई सालों से। इस पर डीके जोशी साहब आपसे और सुनील सुरनम साहब आपसे ही पूछूंगा। डीके जोशी सर, पहले आखिर इशू कहाँ आ रहा है? इतना कुछ करने के बावजूद अभी रजनी सिन्हा ने कहा कि एक एनवायरनमेंट की जरूरत है, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी दूर है। एनवायरनमेंट की बात सही है, उसमें जितना इम्प्रूव करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कई मुद्दे हैं। देखिए, एक मुद्दा तो ये है कि जो चाइनीज कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। तो चाइनीज प्रोडक्ट के साथ compete करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक एक तो कई कंपनीज तो ट्रेडिंग में घुस गई हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। तो एक तो ये और ये चाइनीज डोमिनेंस जो है ये सारे एशिया में मैन्युफैक्चरिंग को चैलेंज कर रहा है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो भी चेंज हो रहा है। कई सेक्टर्स आज से 10 साल पहले थे नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, आपका बैटरीज हो गया, या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स में फोकस हो गया, सोलर पैनल्स हो गया। ये सब नए सेक्टर्स हैं और इनमें जो है बढ़ोतरी, इनमें प्राइवेट सेक्टर भरपूर हिस्सा ले रहा है और ये एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर ही इनको ड्राइव कर रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर है जैसे। और जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनमें स्टील और सीमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इनमें है। उसका कारण ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देश में बहुत अच्छी चल रही है और उसके कारण डिमांड जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह की है वो बहुत, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है या जहां पे सरकार ने थोड़ा इंसेंटिव के थ्रू बढ़ावा दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जिसमें हम इंपोर्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और सप्लाई चेन को डीपन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ पॉकेट्स में तो प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक ब्रॉड बेस्ड जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो अभी फिलहाल डेटा में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सबसे तेजी से पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर आता है, फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें भी ग्रोथ है, पर वो सबसे धीमा है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का शेयर जो टोटल इन्वेस्टमेंट में वो गिरता चला जा रहा है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अभी अपॉर्चुनिटी इसमें और आएगी, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स सरकार ने किए हैं उनमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो मार्केट एक्सेस का है, हमें मार्केट यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमें बहुत ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा, और दूसरा है उसको इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, जैसे एफ्टा का है उसमें 100 बिलियन की बात है और न्यूजीलैंड फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की बात है। तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, पर इसमें आवश्यक ये हो जाता है कि मार्केट एक्सेस डजंट मीन मार्केट कैप्चर। आई थिंक मार्केट कैप्चर करने के लिए हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। आई थिंक सारी कहानी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस की। दो चीज़ें डीके जोशी सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया है उसके तहत बड़ा बाजार दुनिया का मिल रहा है, करीब 34 से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के सारे देशों को मिला दिया है। तो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सामने वाला देश हमारे इन्वेस्टमेंट करेगा, इस बात का भी कमिटमेंट किया गया है। ये कितना फायदेमंद होगा सराफ साहब आपसे पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं जरा सुनील सुरनम साहब से लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी करीब से वो ट्रैक करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उनसे भी लगातार संपर्क में रहते हैं। सुनील सुरनम साहब, कुछ मूड बन रहा है उन लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए, दो चीजें इसमें। एक तो 2007 to 11 में जो कैपेसिटी क्रिएट हुआ था उसको यूटिलाइज करने में हमें 10-12 साल लगे। तो देश में एक्सेस कैपेसिटी की स्थिति थी और कैपेसिटी, तो एक वो नेचुरल ग्रोथ कंजम्पशन में नहीं हुआ, इसके कारण कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी सब बैंक लेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो इट्स अनकॉम्पिटिटिव। हम बैंक को कोस रहे हैं कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहा है, बट और भी गिरने की जरूरत है और इसके लिए डिसइंटरमीडिएशन होना बहुत जरूरी है। तो हमारी डेट कैपिटल मार्केट्स की डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हुई है। वेरस इंटरनेशनली देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म और है, हमारे पास जो 3 प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशन थे उनको भी बैंक के साथ मर्ज किया गया है, ICICI, IDBI ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएशन की जो फाइनेंसिंग के लिए अभी भी आप बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जिनके पास कासा बैलेंस है वो जाके मिसमैच हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए डेट कैपिटल मार्केट्स को हमें सिरे से प्रॉपर्ली डेवलप करना चाहिए, तो कि आसानी से एक
AA रेटेड कंपनी को जाके मार्केट में पेपर उठाना टू फाइनेंस देयर कैपेक्स, ताकि वो टेनर मैच हो जाए। उसको चाहिए 10 साल की फाइनेंसिंग तो 10 साल की पेपर, पर बैंक से जाके पूछो 10 साल का लोन देंगे, वो बोलेंगे हमारे पास रेजिंग कैपिटल उतना नहीं है, एफडी 5 साल से ज्यादा कौन डालता है। तो ये मिसमैच जो हम अभी भी बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर कैपिटल फाइनेंसिंग, और वो कॉस्ट बहुत हाई है रिलेटिव टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा बॉटलनेक है जिसको किसी तरह हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये एक बॉटलनेक है जिसको सॉल्व करने की कोशिश से। एक छोटा सवाल ले लेता हूं सराफ साहब से, फिर ब्रेक पे जाएंगे। सराफ साहब, एक जो बात अभी कही डीके जोशी सर ने, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए दूसरे देश जो इन्वेस्टमेंट के यहाँ कमिटमेंट कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो डेफिनेटली बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर्टिकुलरली इंग्लैंड के साथ हमारा हुआ है, EU के साथ भी हुआ है, और अब US के साथ में हम करीब करीब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के उसमें हैं, फाइनलाइजेशन करने में हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली अपने को बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ़िलहाल अपनी जो बातें हैं कि भाई अपने 50 कंपनियां फर्स्ट 500 फोर्ब्स लिस्ट में आ सकती है कि नहीं, तो उसके लिए मेरा बोलना ये है कि डेफिनेटली ज़रूर आ सकती है और आएगी भी, इसमें कोई संशय नहीं है जिस हिसाब से अपना ग्रोथ रेट हो रहा है। फाइनेंस रही बात, फाइनेंस की जो अभी कही गई थी, तो फाइनेंस एम्पल अवेलेबल है। आजकल खाली बैंक के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मैच्योर्ड कैपिटल मार्केट है, बहुत तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फाइनेंस रेज हो सकता है। फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। आज प्रॉब्लम है अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, कॉम्पिटिटिवली बनाओ, ब्रांडिंग करो और आगे मार्केट में जाओ। बाकी सारी जो बातें हैं वो अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस, वो अपने आप हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है, तो मैं मार्केट में जाके अगर बेच लेता हूँ तो मेरी ग्रोथ रेट हो जाती है। और हमारी कंपनी में तो जैसे वैसे ही होते आया है। तो मेरा बोलना ये है कि जैसे आपने पूछा कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग हमारी आत्मनिर्भरता पे जाकर हमारे खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, मार्केट में जाएं, बाहर के मार्केट में जाएं, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि अगले कम से कम 10 साल के अंदर 50 कंपनियां हमारी आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि खाली मर्जर करके आने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 2 बास्केट मेरे पास में है, उन दोनों को मैं मिला दूं और उससे एक बड़ा बास्केट बन जाता है, तो उसमें कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। हमको तो दोनों बास्केट को बढ़ाकर, दोनों को बड़ा करके और दोनों को फॉर्च्यून 500 में लाना है। वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है। तो मेरे ख्याल से तो आई एम वेरी बुलिश एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, ये उद्देश्य यही होना चाहिए कि छोटे छोटे बास्केट को मिला के बड़ा बास्केट नहीं बनाना है, दरअसल हर बास्केट को बड़ा करना है। लेकिन समस्या ये है, समस्या की हकीकत ये है कि भारत एक MSME प्रधान देश भी है। यहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी सरकार बचा के रखती है, चूँकि इसमें रोज़गार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही हमारा है। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा करता छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को फिर जारी रखेंगे, जाइएगा नहीं।